नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इंदौरिया द इंजीनियर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में दोस्तों हमने देखा था विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर होता है, जो कि हमारा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मैंने आपको दो प्रकार के शब्द बताए थे। एक मैंने आपको बताया था विकारी शब्द और एक मैंने आपको बताया था अविकारी शब्द। यहाँ पर विकारी का मतलब मैंने आपको बताया था, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन। यानी वह शब्द जिसमें क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके, उस शब्द को किस नाम से जाना जाता है? विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। परिवर्तन, अब परिवर्तन आप किसके आधार पर कर सकते हैं? परिवर्तन या तो आप लिंग के आधार पर करेंगे, या आप वचन के आधार पर करेंगे, या फिर काल आदि के आधार पर। तो इन आधारों पर जिस शब्द में आप परिवर्तन कर सकते हैं, यानी उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं, उस शब्द को विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। अविकारी का अर्थ ही क्या हो जाएगा? अविकारी का अर्थ ही हो जाएगा अपरिवर्तन। यानी वह शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह शब्द जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब परिवर्तन किसके आधार पर करते हैं हम? तीन आधारों पर, यानी लिंग, वचन, काल। इनके आधार पर जिस शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो हमेशा क्या रहता है, यानी कि सदैव एक समान बना रहता है, एक समान ही बना रहेगा। यानी वह शब्द जिसको आप चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगा लीजिए, चाहे आप पुल्लिंग के साथ लगा लीजिए, चाहे आप उसे एक वचन के साथ लगाइए, चाहे आप उसे बहुवचन के साथ लगाइए, उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो जो शब्द होता है वो किस नाम से जाना जाता है? अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक मैं आपको उदाहरण देकर भी समझा चुका था कि विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम विकारी शब्द की ओर। सबसे पहला है हमारा विकारी शब्द। पहला है दोस्तों हमारा विकारी। तो विकारी जो शब्द है, विकारी शब्द की परिभाषा ही हमारी क्या हो जाएगी कि वह शब्द जिसका लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर रूप परिवर्तित किया जा सकता है, विकारी शब्द कहलाता है। यानी वह शब्द जिसका हम लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर क्या कर सकते हैं? रूप परिवर्तन कर सकते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। अब यदि देखें विकारी, तो विकारी जो शब्द हैं ये चार प्रकार के होते हैं। विकारी जो शब्द है ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। यानी विकारी शब्दों के अगर भेद देखें या इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इनको चार भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि यदि हम बोले विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी जो शब्द हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसको नाम दिया जाता है संज्ञा, सेकंड को नाम दिया जाता है सर्वनाम, थर्ड को नाम दिया जाता है विशेषण, फोर्थ को नाम दिया जाता है क्रिया। ये चार जो हमारे ये कैसे हैं? विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब दोस्तों एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि हिंदी जो जिसमें हमारा शब्द टॉपिक दे रखा है, तो शब्द टॉपिक में रटा रटाया वाला सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि आप कितने शब्दों को याद कर लेंगे जो संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, विशेषण होंगे, क्रिया होंगे। क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम के बाद तो जितने भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो वाक्य के रूप में आएंगे, और वहाँ पर आपको वाक्य के अनुसार देखना पड़ेगा कि वो सर्वनाम है। अब जैसे सर्वनाम आ गया, वह सर्वनाम है, वह जो सर्वनाम है अन्य पुरुष में भी होता है, वह सर्वनाम संबंधवाचक में भी होता है, और वह सर्वनाम अपना अलग में भी चलता है, निश्चयवाचक में भी। वहाँ आपको वाक्य के आधार पर देखना होगा कि वहाँ पर वह क्या है।
आप शब्द है, आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में भी होता है, संबंधवाचक में भी होता है और निजवाचक में भी होता है। वहाँ पर आपको डिसाइड वाक्य के आधार पर करना होगा कि वहाँ पर आपका प्रयोग किसके रूप में किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ रटा रटाया वाला सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यदि बात करते हैं तो पहला जो हमारा विकारी शब्द आता है वो आता है संज्ञा। पहला हमारा जो विकारी शब्द है उसको नाम दिया जाता है संज्ञा। सबसे पहले दोस्तों बात करें यदि संज्ञा शब्द की, यानी संज्ञा जो है शब्द, ठीक है, वो बना किससे है। तो दोस्तों अगर इसकी हम देखें व्युत्पत्ति, अगर इसकी क्या देखें व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति में हम देखते हैं सम नाम का उपसर्ग है, सम नाम का उपसर्ग होता है, ज्ञ नाम की धातु है और ए नाम का प्रत्यय है। सम हमारा उपसर्ग है, ज्ञ नाम की धातु है, ज्ञ का मतलब होता है जानना और ए नाम का क्या, वो सॉरी आ नाम का क्या है हमारा प्रत्यय। मिलकर शब्द क्या बनता है, संज्ञा शब्द बनता है। मिलकर हमारा शब्द क्या बनता है, संज्ञा शब्द बनता है। अब दोस्तों बात करें यदि संज्ञा की परिभाषा की, तो आप सभी जानते हैं संज्ञा की परिभाषा की वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। हमने अब तक केवल ये तीन चीज़ें पढ़ी हैं कि वह शब्द जो या तो किसी व्यक्ति का बोध कराए, या वस्तु का बोध कराए, या स्थान का बोध कराए, किस नाम से जाना जाता है, संज्ञा के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ये अधूरी परिभाषा है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, व्यापार, भाव आदि का बोध कराता है उसको किस नाम से जाना जाता है, संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यदि बात करें हम संज्ञा की परिभाषा की, यदि हम देखें संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, तो हमारी परिभाषा होगी वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, व्यापार, भाव आदि का बोध कराता है, आदि का बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, संज्ञा के नाम से जाना जाता है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, व्यापार, भाव इन सभी का, इनमें से किसी का भी यदि बोध करा रहा है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, संज्ञा के नाम से जाना जाता है, या वह क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। कुछ दोस्तों, कुछ स्टूडेंट या कुछ टीचर ये बोलते हैं संज्ञा जो शब्द है स्त्रीलिंग का शब्द है तो आप कहलाता क्यों लिख रहे हो, कहलाती है ये लिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया जो लगाई जाती है कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। यहाँ पर मेरा जो कर्ता है वह है शब्द, कर्ता कौन है मेरा, शब्द। तो मेरे को क्रिया जो लगानी पड़ेगी किसके अनुसार लगानी पड़ेगी, शब्द के अनुसार लगानी पड़ेगी। इसलिए मैंने किसकी क्रिया लगाई है, पुल्लिंग की क्रिया लगाई है। तो हम यदि बात करें परिभाषा की, तो मैंने आपको बता दिया, चाहे कोई भाव आ रहा हो, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तो आप जानते हैं। यदि कोई भाव भी आ रहा हो या फिर क्या आ रहा हो, कोई धर्म आ रहा हो या कोई व्यापार, व्यापार मीन्स होता है जैसे घबराहट, ठीक है। यानी कि व्यापार से हम तात्पर्य बिजनेस से नहीं ले सकते। व्यापार का मतलब ही क्या है कि कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्या है, उसका व्यापार है। जैसे हमने बोल दिया घबराहट, तो घबराहट क्या है, घबराहट से क्या है, आपका भाव ही तो प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ये घबराहट क्या है, आपका व्यापार ही तो है। चिल्लाहट, सजावट, बनावट, अब इनमें भी कौन सी है, संज्ञा है। इनमें भी कौन सी हमारी संज्ञा है। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों सामान्य रूप से यदि देखते हैं तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, माने गए हैं। संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं, 3 भेद माने गए हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है अपना व्यक्तिवाचक,
दूसरा है अपना जातिवाचक, और तीसरा है अपना भाववाचक। तो संज्ञा के कितने भेद मान लिए हमारे? 3 भेद माने गए हैं। सामान्य रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमारे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक अलग क्वेश्चन पुटअप कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शब्द के भेद, मैंने आपको बताया था अलग अलग आधार पर शब्द जो है उसके अलग अलग भेद किए जाते हैं। अलग अलग आधार पर शब्दों के अलग अलग भेद किए जाते हैं। तो अगर वो आपसे पूछता है अर्थ के आधार पर, यदि वो क्वेश्चन क्या देता है आपको, अर्थ के आधार पर, के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। अगर दोस्तों वो किसके आधार पर देता है आपको? अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो हमारी संज्ञा है उस संज्ञा के हम जो भेद मानते हैं वो मानते हैं 5। अर्थ के आधार पर हम संज्ञा के कितने भेद मानते हैं दोस्तों? 5 भेद माने जाते हैं। दोस्तों 3 तो हमारी यही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये जो जातिवाचक जो है, जातिवाचक जो संज्ञा है इसके 2 भेद और हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और हैं। एक को नाम दिया जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक को नाम दिया जाता है समुदायवाचक संज्ञा। आप समुदाय भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं समूहवाचक, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के 2 क्या हैं? उपभेद है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो अब यहाँ पर देखें अगर दोस्तों, तो ये भेद तो यानी उपभेद तो किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के क्या है? उपभेद है। लेकिन इनको अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए, इनको यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इनका अर्थ अलग निकलता है। जो अभी हम एक एक संज्ञा की यहाँ पर बात करेंगे तो एक एक जब संज्ञा आएंगी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किसका अर्थ किस प्रकार से अलग निकलता है। तो अगर हमसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। लेकिन अगर हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमारे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? केवल 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर हमारे 5 भेद हो जाएंगे। इसमें जातिवाचक जो संज्ञा है उसका एक तो द्रव्यवाचक आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? हमारा समुदायवाचक संज्ञा आ जाएगा। अब दोस्तों अब हम चलते हैं एक एक संज्ञा के ऊपर कि भाई किस संज्ञा को किस नाम से या कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारा टॉपिक है संज्ञा। मैंने आपको बता दिया परिभाषा क्या होती है। भाई अगर व्युत्पत्ति देखें तो सम नाम का उपसर्ग होता है, ज्ञ नाम की धातु होती है और आ नाम का प्रत्यय होता है, मिलकर शब्द क्या बनता है? संज्ञा शब्द बनता है। इसके बाद में यदि हम देखें तो मैंने आपको बताया कि परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा की मैंने आपको परिभाषा बता दी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, व्यापार या भाव का बोध कराता है किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि सामान्य रूप से जो संज्ञा है, सामान्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। सामान्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? 3 भेद हैं। फर्स्ट को नाम दिया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली को नाम दिया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जो है इसको नाम दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी जो है इसको नाम दिया जाता है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से हमारे संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों यहाँ पर जो संज्ञा के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए क्वेश्चन बनते किस टाइप से। केवल वहाँ पर आपको केवल पहचानना है कि किस शब्द में कौन सी संज्ञा है, यानी कि वो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, या तो ऊपर संज्ञा का नाम दे देगा,
या तो वो आपको क्या देगा, ऊपर किसी न किसी संज्ञा का नाम दे देगा, ठीक है, और नीचे आपको संज्ञा की क्या दे देगा, उदाहरण दे देगा। और आपसे जैसे मान लीजिए उसने आपसे नॉर्मल से, जैसे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसने आपसे पूछ लिया निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन उसने दे दिया निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर इस टाइप का आपको जब क्वेश्चन दे रहा है तो वो कहाँ पर देगा आपको, फिर नीचे क्या देगा, ऑप्शन देगा, 4 शब्दों के क्या देगा, ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए ए में उसने दे दिया आपको तेल, बी में उसने आपको दे दिया कक्षा, सी में उसने आपको दे दिया मार्च, और डी में उसने आपको दे दिया मान लीजिए ग्रह। ये 4 ऑप्शन दे दिए उसने आपको, और आपसे पूछा क्या गया है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा, यानी कि अब आपको पहचानना है इन 4 शब्द जो हैं, इन 4 शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। या फिर दोस्तों दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हो सकता है ऊपर लिख दे, आपको ऊपर जैसे क्वेश्चन दे दिया सेना शब्द में संज्ञा है। अब उसने क्या दे दिया आपको, सेना शब्द दे दिया कि भाई सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब नीचे क्या दे देगा आपको, संज्ञाओं के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे ए में दे दिया उसने आपको व्यक्तिवाचक, बी में उसने आपको दे दिया जातिवाचक, सी में उसने दे दिया आपको समुदायवाचक, और डी में उसने आपको दे दिया भाववाचक। यानी आपको केवल क्या करना है, शब्द जो है उस शब्द में पहचानना है कि किस शब्द में कौन सी संज्ञा है, किस शब्द में कौन सी संज्ञा नहीं है। भाई ना तो आपसे वो परिभाषा पूछ रहा है ना कुछ पूछ रहा है, मैंने आपको बता दी 2 टाइप के क्वेश्चन देगा, केवल आपको केवल शब्द का पता होना चाहिए, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, इस शब्द में कौन सी संज्ञा नहीं है। भाई ऊपर आपसे अगर संज्ञा का क्वेश्चन पूछता है तो नीचे ऑप्शन दे देगा, शब्द दे देगा। अगर ऊपर आपको शब्द दे रखा है तो नीचे क्या करेगा, संज्ञाओं के क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा। तो केवल हमको क्या करना है, वहां पर पहचानना है किस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इनका अगर सही आंसर देखें तो इसने पूछा था निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो है मार्च। यहाँ पूछा था सेना शब्द में संज्ञा है, तो सेना शब्द में संज्ञा है समुदायवाचक संज्ञा। केवल आपको पहचानना है। अब वो तरीका मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, कि हमको संज्ञाओं को किस प्रकार से पहचानना है, किस प्रकार से नहीं पहचानना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले हम किस पर चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चलते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है, कैसे पहचाना नहीं जाता। तो दोस्तों मैंने किताबें जो पढ़ी हैं उन किताबों में मैंने देखा है, या कुछ टीचरों को मैंने पढ़ाते हुए देखा है कि वो रटवाते हैं, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा क्या। तो वो कहते हैं कि याद कर लो पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, देशों के नाम, इस प्रकार से लिखा देते हैं। सभी देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, सभी नदियों के नाम व्यक्तिवाचक, सभी पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक, सभी फूलों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, सभी ग्रहों के नाम, सभी स्थानों के नाम, इस प्रकार से रटाते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ों को कहाँ तक रटोगे, इतनी चीज़ों को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा एक फॉर्मूला याद रख ले, उस फॉर्मूले से आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ जाएगी। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, तो किसी समूह में से, किसी समूह में से किसी एक विशेष का, किसी एक विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है।
तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? क्या किसी समूह में से किसी एक विशेष का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी आपका एक समूह है, कोई भी आपका क्या है? समूह है। उस समूह में से अगर आपने किसी ऐसे शब्द को बोल दिया कि उस समूह में से किसी एक का बोध हो रहा है, तो वो एक का जो बोध कराने वाली संज्ञा होगी उसको किस नाम से जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी जो क्लास चल रही है, अब मान लीजिए इस क्लास में 150 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, तो छात्रों का पूरा समूह बैठा हुआ है। लेकिन मान लीजिए मैंने नाम ले दिया मोहित, जैसे मैंने नाम ले दिया मोहित। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? छात्रों का क्या है? पूरा समूह बैठा हुआ है। यहाँ पर छात्रों का पूरा समूह बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मोहित, जैसे ही मैंने क्या बोला? मोहित, तो कक्षा में से यानी कि छात्रों का जो समूह है उसमें से जिसका नाम मोहित होगा उसका केवल एक का ही तो बोध होगा। जैसे ही मैंने बोला मोहित, छात्रों का पूरा समूह बैठा है, लेकिन जैसे ही मैंने मोहित बोला तो सभी छात्रों में से जिसका नाम क्या होगा? एक का नाम मोहित होगा, उस एक का ही बोध होगा। तो छात्रों के पूरे समूह में से जैसे ही मैंने मोहित बोला तो मोहित से मेरे को किसका बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था? समूह में से अगर एक का बोध हो जाए तो वो संज्ञा कौन सी मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। हमने मान लीजिए शब्द लिख दिया गीता। अब मान लीजिए कक्षा में बहुत सारी छात्राएं बैठी हुई हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बोला गीता, ठीक है, तो उन छात्राओं में जिसका नाम गीता होगा केवल उस एक का ही बोध होगा। यानी कि छात्राओं का पूरा समूह है, उस समूह में से जैसे ही मैंने नाम लिया गीता तो उस समूह में से जो एक का नाम गीता है केवल उसी का बोध हो रहा है। और समूह में से अगर एक का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मैंने मान लीजिए शब्द लिख दिया गुलाब। शब्द हमने क्या लिख दिया? गुलाब शब्द लिख दिया। अब दोस्तों एक बात बताइए, विश्व में तो बहुत सारे फूल हैं, विश्व में तो बहुत सारे फूल हैं, यानी फूलों का क्या है? पूरा समूह है। लेकिन जैसे ही आपने नाम लिया गुलाब, जैसे ही आपने क्या लिया? नाम लिया गुलाब, तो वो जो फूलों का जो समूह है उसमें से जिन फूलों का नाम गुलाब है केवल उसका ही तो बोध हो रहा है। जिस फूल का नाम क्या है? गुलाब, केवल उसका बोध हो रहा है। तो यानी समूह में से किसका बोध करा रहा है? गुलाब शब्द एक फूल का बोध करा रहा है। और जहाँ पर एक का बोध होता है वही संज्ञा कौन सी होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसी संज्ञा को हम किस नाम से जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो गुलाब शब्द में हमारी कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। मैंने मान लीजिए शब्द लिख दिया हिमालय। हमने शब्द क्या लिख दिया? हिमालय शब्द लिख दिया। अब विश्व में तो बहुत सारे पर्वत हैं, विश्व में तो बहुत सारे पर्वत हैं, यानी पर्वतों का क्या है? पूरा एक समूह है। पर्वतों का क्या है? हमारा पूरा एक समूह। लेकिन जैसे ही हमने नाम लिया हिमालय, जैसे ही हमने नाम क्या लिया? हिमालय नाम लिया, तो पर्वतों का जो समूह था, पर्वतों का जो समूह था, उस समूह में से जिस पर्वत का नाम हिमालय है, जिस एक पर्वत का नाम क्या है? हिमालय, उस केवल एक पर्वत का बोध होगा। तो समूह में से किसका बोध हो रहा है? एक का ही तो बोध हो रहा है। और अगर समूह में से एक का बोध होता है तो हमारी संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मैंने मान लीजिए शब्द लिख दिया यमुना। हमने शब्द क्या लिख दिया? यमुना शब्द लिख दिया। अब यमुना से तात्पर्य ये क्या है? यमुना एक नदी है। अब नदी तो विश्व में बहुत सारी बहती हैं, नदी तो हमारे विश्व में क्या है? बहुत सारी बहती हैं। यानी नदियों का क्या है? पूरा समूह है। नदियों का हमारा क्या है? पूरा समूह। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, जैसे ही मैंने नाम लिया यमुना, तो वो नदियों का जो पूरा समूह है उसमें से केवल एक नदी का बोध हो रहा है, उसमें से केवल एक नदी का बोध हो रहा है। यानी जिस नदी का नाम यमुना है, जिस नदी का नाम यमुना है, उस केवल एक नदी का बोध हो रहा है। और अगर एक का बोध होता है तो संज्ञा हमारी कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उस संज्ञा को हम किस नाम से जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। हमने मान लीजिए हमने शब्द लिख दिया जापान। हमने क्या लिख दिया? शब्द लिख दिया जापान। अब दोस्तों जापान एक देश का नाम है। अगर एक बात बताइए, विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, विश्व में तो हमारे क्या है? बहुत सारे देश हैं। अगर मैं बोलता देश तो विश्व के सभी देशों को बोध होता, लेकिन मैंने क्या बोला है? जापान। यानी कि देशों का क्या है? पूरा समूह है। लेकिन जैसे ही हमने नाम क्या लिया? जापान, तो वो जो समूह था उस समूह में से किसका बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है, यानी एक देश का बोध हो रहा है।
और अगर एक का बोध होता है तो हमारी संज्ञा कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हमने मान लीजिए राजस्थान, हमने क्या लिख दिया? राजस्थान लिख दिया। अब अगर देखें विश्व में तो बहुत सारे राज्य हैं, विश्व में ही छोड़ा, अपने भारत में देख लिया 28 राज्य हैं, लेकिन जैसे ही हमने क्या नाम लिया? राजस्थान नाम लिया, तो वो जो राज्यों का पूरा समूह था उसमें से केवल एक राज्य का बोध करा रहा है राजस्थान, और एक का बोध कराता है तो संज्ञा कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हमने मान लीजिए लिख दिया अलवर। अब देखें तो भारत में बहुत सारे जिले हैं, भारत छोड़ो राजस्थान में देख लिए तो 33 जिले हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने नाम लिया अलवर, तो यानी वो जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों में से जिस जिले का नाम क्या है? अलवर है, जिस जिले का नाम क्या है? अलवर, उस एक जिले का बोध हुआ है, यानी समूह में से किसका बोध हुआ है हमको? एक का। और अगर समूह में से एक का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हमने मान लीजिए हमने शब्द लिख दिया सोमवार, हमने शब्द लिख दिया सोमवार। अब वार तो कितने होते हैं? 7 होते हैं, वार तो हमारे कितने होते हैं? 7, यानी 7 वारों का क्या है? पूरा पूरा समूह है। लेकिन जैसे ही हमने बोला सोमवार, तो 7 वारों का जो पूरा पूरा समूह था उस समूह में से एक केवल वार का बोध हुआ है हमको, जिसका नाम क्या है? सोमवार। तो वारों में से केवल एक का बोध हो रहा है, एक का बोध हो रहा है, तो संज्ञा कौन सी कहलाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसी प्रकार हमने मान लीजिए लिख दिया जून। अब महीने तो क्या है हमारे? 12 हैं, महीने तो हमारे क्या हैं? 12, यानी 12 महीनों का क्या है? पूरा पूरा हमारा समूह है। 12 के 12 महीनों का क्या है? हमारा पूरा पूरा समूह। लेकिन जैसे ही हमने बोला जून, तो 12 जो महीने हैं उनमें से केवल एक महीने का बोध हुआ है। यहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि 30 दिन जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी आ रही है? महीने की। महीने कितने हैं? 12। 12 महीनों में से एक महीने का नाम क्या है? जून। तो यहाँ पर एक महीने का बोध हो रहा है, यानी एक का बोध हो रहा है, एक का बोध होगा तो संज्ञा कौन सी कहलाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। हमने मान लीजिए शब्द लिख दिया पृथ्वी, हमने शब्द लिख दिया पृथ्वी। अब दोस्तों यदि हम देखें ग्रह, तो ग्रहों की संख्या है हमारी 9, ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारी 9 संख्या है। लेकिन जैसे ही हमने क्या लिखा है? पृथ्वी, हमने क्या लिखा है? पृथ्वी। पृथ्वी का मीन्स ही क्या हो गया? यानी कि जो हमारे 9 ग्रह हैं उन ग्रहों में से केवल एक ग्रह है जिसका नाम क्या है? पृथ्वी है, उसी का बोध हो रहा है। यानी 9 ग्रहों में से हमको पृथ्वी किसका बोध करा रही है? केवल एक का बोध करा रही है। और एक का अगर बोध होता है तो संज्ञा कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हमने मान लीजिए लिख दिया हिंद महासागर, ठीक है, या हमने लिख दिया स्वेज नहर। अब जैसे ही हमने लिखा हिंद महासागर, यानी महासागर तो हैं काफ़ी हमारे, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने बोला हिंद महासागर, तो हिंद महासागर यानी महासागरों का जो क्या है? समूह है। महासागरों का जो क्या है? समूह है। उन समूह में से जिस का नाम क्या है? हिंद महासागर है, केवल एक उसी का बोध हो रहा है। यानी कि महासागरों के समूह में से एक महासागर का बोध हो रहा है, और एक का अगर बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हमने लिख दिया स्वेज नहर, हमने क्या लिख दिया? स्वेज नहर, यानी विश्व में तो 2 देशों को जोड़ने वाली है, 2 महासागरों को जोड़ने वाली है। आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, बहुत सारी नहर है। अब हमने क्या लिख दिया? स्वेज नहर लिख दिया। यानी नहरों का तो क्या है? पूरा पूरा क्या है? समूह है। नहरों का तो क्या है? पूरा पूरा समूह। लेकिन जैसे ही आपने बोला स्वेज नहर, तो वहाँ पर नहरों का जो पूरा पूरा समूह है उसमें से केवल एक नहर का बोध हुआ है, जिसका नाम क्या है? स्वेज नहर है। तो समूह में से किसका बोध हो रहा है? केवल एक का बोध हो रहा है। और मैंने आपको यही बताया, समूह में से अगर एक का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हमने मान लीजिए लिख दिया ग्रीष्म। अब अगर हम ऋतुएं देखें तो ऋतुओं के 6 प्रकार है। ऋतुओं के कितने प्रकार है दोस्तों? 6 प्रकार। यानी ऋतुओं का क्या है? पूरा पूरा समूह है। ऋतुओं का क्या है? पूरा पूरा समूह है। लेकिन जैसे ही हमने बोला ग्रीष्म, या हम बोल दे बसंत, या आप जो भी बोलना चाहें, हम बोल दिया बसंत, हमने बोल दिया शरद, हमने बोल दिया ग्रीष्म, तो ऋतुओं में से जिस ऋतु का नाम ग्रीष्म ऋतु है उस केवल एक ऋतु का बोध हो रहा है। यानी समूह में से किसका बोध हो रहा है? केवल एक का बोध हो रहा है। और मैंने आपको यही बात बताई थी कि समूह में से एक का बोध हो तो वो जो संज्ञा है वो किस नाम से जानी जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती है। यानी कि आपको ये चीज़ रटने की नहीं है, नदियों वदियों के नाम, आप तो सीधा एक देखिए,
अगर पूरे पूरे समूह में से, अगर किसी समूह में से अगर किसी एक का बोध हो जाए तो वो जो संज्ञा होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। ये इसको आसान सा तरीका है पहचानने का आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा को, कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचान सकते हैं कि समूह में से एक का जो बोध करा दे, समूह में से एक का जो बोध करा दे वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि मान लीजिए ये समूह है, इस समूह में से किसका बोध हो रहा है? केवल एक का बोध हो रहा है, तो ये जो संज्ञा होगी इस संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? व्यक्तिवाचक के नाम से जाना जाता है। यानी समूह में से एक का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। दूसरी और बात करें दोस्तों तो दूसरी आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी आती है? हमारी जातिवाचक संज्ञा आती है कि भाई जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है? अब जातिवाचक संज्ञा कुछ नहीं, केवल इसका विपरीत जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या करती थी? व्यक्तिवाचक समूह में से एक का बोध कराती थी, समूह में से एक का बोध कराती थी। कौन सी संज्ञा कहलाती थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मान लीजिए कोई ऐसी संज्ञा आ जाए जो संपूर्ण समूह का ही बोध करा रही हो, ऐसी यदि कोई संज्ञा आ जाती है जो क्या कर रही है? संपूर्ण समूह का ही बोध करा रही है, यानी पूरे पूरे समूह का बोध करा दे, तो वो किसके अंतर्गत आएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा या हम इसको पहचानने लगे तो हमको कैसे पहचानना है कि संपूर्ण समूह का या वह संज्ञा जो संपूर्ण समूह का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो संपूर्ण समूह का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। भाई समूह में से एक का बोध कराए वो संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संपूर्ण समूह का बोध करा दे यानी पूरे पूरे समूह का बोध करा रही है संज्ञा कौन सी मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ हमने मोहित लिखा था, यहाँ पर जैसे करके मैं लिख रहा हूँ, जैसे हमने लिख दिया छात्र, हमने क्या लिख दिया? छात्र। तो जैसे ही मैंने बोला छात्र, तो छात्र से क्या है? जितने भी छात्र उपस्थित हैं, जितने भी छात्र उपस्थित हैं उन सभी का बोध होगा। यानी सभी का मतलब ही क्या हो गया? पूरे पूरे समूह का बोध हो रहा है। समूह का बोध हो रहा है तो संज्ञा कौन सी कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहें तो अगर जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में छात्र उपस्थित है, मैंने ये बोल दिया छात्र बाहर आ जाएं, तो वहां पर जितने भी छात्र बैठे हुए हैं कक्षा में सभी बाहर आएंगे, ये तो यानी एक बाहर आएगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया मोहित बाहर आ जा, तो क्या होगा? केवल एक छात्र जिसका नाम क्या है? मोहित है, वो ही बाहर आएगा। तो जैसे मैंने मोहित बोला तो मोहित में क्या है? केवल एक छात्र बाहर आया, यानी केवल एक का बोध हुआ है, तो वो तो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब मैंने बोल दिया छात्र बाहर आ जाएं, तो जितने भी वहाँ छात्र उपस्थित थे सभी के सभी क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। तो यानी सभी का बोध यानी पूरे पूरे समूह का बोध हो रहा है। समूह का बोध होगा तो संज्ञा कौन सी कहलाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। यहाँ हम गीता की जगह लिख देते छात्रा, तो अब छात्रा से भी क्या है? जितनी भी छात्राएं उपस्थित हैं सभी छात्राओं का बोध होगा। जैसे मैंने शब्द बोला छात्रा, तो जितनी भी छात्राएं उपस्थित हैं सभी का बोध होगा, यानी किसका बोध हो रहा है? संपूर्ण समूह का बोध हो रहा है। संपूर्ण समूह का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। मैंने मान लीजिए लिख दिया फूल, मैंने क्या लिख दिया? फूल। अब जैसे ही मैंने लिखा फूल, तो फूल से तात्पर्य क्या है? जितने भी प्रकार के फूल हैं या फूलों का जो पूरा पूरा समूह है उस पूरे पूरे समूह का बोध होगा। फूल से किसका बोध होगा? पूरे पूरे समूह का बोध होगा। समूह का बोध होगा तो किसके अंतर्गत आएगा? भाई संपूर्ण समूह का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए एक टोकरी रखी है, उसमें 10-5 प्रकार के फूल रखे हैं। अब एक तो मैं आपसे बोल दूँ फूल लेके आओ, तो आप क्या करेंगे? उस टोकरी में जितने भी फूल हैं सारे के सारे फूल लेके आ जाएंगे, यानी कि उसमें कितने भी प्रकार के फूल हों उसका फूलों का जो समूह है पूरे पूरे समूह का बोध हो रहा है। समूह का बोध हो रहा है तो संज्ञा फूल में कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक।
एक उस टोकरी में मान लीजिए गुलाब का फूल रखा है और मैंने आपसे बोला गुलाब का फूल लेके आओ, तो आप सारे फूल थोड़ी लेके आएंगे, आप क्या करेंगे उसमें से जो गुलाब का फूल है उस एक गुलाब के फूल को लेके आएंगे। यानी कि वहां पर आपने क्या कर दिया, समूह में से केवल एक को लेके आए, यानी समूह में से एक का बोध हो रहा था गुलाब से, तो कौन संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। और फूल क्या करा रहा है, पूरे पूरे समूह का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है, तो संज्ञा कौन सी मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। मैं हिमालय ना लिखकर मैं लिख देता पर्वत, हमने हिमालय ना लिखकर हमने क्या लिख दिया, पर्वत। अब जैसे ही हमने लिखा पर्वत, तो पर्वत का मीन्स ही क्या है, विश्व में जितने भी पर्वत हैं, विश्व में हमारे जितने भी पर्वत हैं सभी पर्वतों का बोध होगा। जैसे ही हमने शब्द बोला पर्वत, तो विश्व में जितने भी पर्वत हैं सभी पर्वतों का बोध होगा। लेकिन जब मैंने बोला था हिमालय, तो पर्वतों में से एक का बोध हुआ था, एक का बोध हुआ तो संज्ञा व्यक्तिवाचक। जैसे ही मैंने बोला पर्वत, तो सभी पर्वतों का बोध हो रहा है, तो संज्ञा जातिवाचक। मैंने मान लीजिए यमुना ना बोलकर मैं लिख देता नदी, यमुना ना बोलकर हम क्या लिख देते, नदी। तो जैसे ही हमने बोला नदी, तो नदी से क्या है, विश्व में जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों का बोध होगा, यानी कि पूरे पूरे नदियों का जो समूह है उस पूरे पूरे समूह का बोध हो रहा है। समूह का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक। लेकिन जैसे ही मैंने बोला यमुना, तो नदियों के समूह में से केवल एक नदी का बोध हुआ था, यमुना नदी का, तो वहां पर कौन संज्ञा मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। मैंने मान लीजिए जापान ना लिखकर मैं लिख देता देश, जापान ना लिखकर मैं क्या लिख देता, देश लिख देता। तो जैसे ही मैंने देश लिखा, तो देश में क्या है, विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों का बोध होता है, यानी कि पूरे पूरे समूह का बोध हो रहा है, देशों का पूरा पूरा जो समूह है समूह का बोध हो रहा है। समूह का बोध हो रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो देश शब्द में कौन संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने बोला था जापान, या मैं बोल दूं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह, श्रीलंका वगैरह, पाकिस्तान, एक का नाम लेऊं, तो एक में कौन संज्ञा मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। हमने यहां पर बोला था राजस्थान, राजस्थान की जगह मैं यहां पर लिख दूं राज्य। तो अब राज्य से तात्पर्य क्या है, भारत में या विश्व में हमारे जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का बोध हो रहा है, सभी राज्यों का बोध हो रहा है। और अगर संपूर्ण समूह का बोध होता है तो संज्ञा हमारी कौन सी है, जातिवाचक। लेकिन राज्यों में से आपने किसी एक का नाम ले दिया, आपने बोल दिया महाराष्ट्र, आपने बोल दिया तमिलनाडु, आपने बोल दिया उड़ीसा, आपने मध्य प्रदेश बोल दिया, यूपी बोल दिया, राजस्थान बोल दिया, हिमाचल प्रदेश बोल दिया, यानी कि राज्यों में से एक का बोध अगर आपने कराया तो संज्ञा कौन सी मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक मानी जाएगी। और राज्य जो शब्द है उससे सभी राज्यों का बोध हो रहा है, इसलिए संज्ञा कौन सी मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। मैं अलवर की जगह मान लीजिए मैं लिख देता जिला। अब जिले से क्या है, विश्व में जितने भी जिले हैं या हमारे भारत में जितने भी जिले हैं या राजस्थान में जितने भी जिले हैं सभी जिलों का बोध हो रहा है, यानी कि पूरे पूरे समूह का बोध हो रहा है। समूह का अगर बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हमने बोला अलवर, तो जिलों में से क्या है, केवल एक जिले का बोध हो रहा है, और अगर एक का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं सोमवार नहीं लिखता, मैं केवल लिख देता वार, ठीक है। अब वार कितने होते हैं, 7। अब जैसे ही मैंने बोल दिया वार, तो वार कितने हैं हमारे, 7 हैं, तो सातों की सातों वारों का बोध होता है, यानी कि पूरे पूरे समूह का बोध होता, समूह का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जैसे ही आपने बोला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, शनिवार, कोई भी एक वार का नाम लिया तो समूह में से एक वार का बोध हो रहा है तो संज्ञा कौन सी कहलाएगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। मैंने मान लीजिए मैं जून ना बोलकर मैं लिख देता महीना या माह, महीना या माह लिख देता। अब महीनों की संख्या है 12, जैसे ही आपने महीना बोला तो सारे के सारे महीने जो हैं, यानी कि 12 के 12 महीने जो हैं उनके पूरे पूरे समूह का बोध होगा, समूह का बोध होगा तो संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक। लेकिन आपने अगर कोई एक महीना बोल दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर वगैरह, नवंबर, कोई भी बोल दिया अगर आपने एक, तो यानी कि 12 जो आपके महीने हैं उनमें से केवल एक महीने का बोध हो रहा है, और एक का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मैं मान लीजिए बोल देता ग्रह। अब ग्रह क्या है, हमारे 9 ग्रह हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला ग्रह, तो 9 के 9 ग्रहों का बोध होगा, यानी कि पूरे पूरे समूह का बोध होगा, समूह का बोध होगा तो संज्ञा कौन सी है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर बोला था पृथ्वी, तो 9 ग्रहों में से केवल एक ग्रह का बोध हो रहा था जिसका नाम क्या था, पृथ्वी नाम था, और एक का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसी प्रकार हमने हिंद महासागर लिखा था, मैं हिंद महासागर ना लिखकर मैं केवल महासागर लिख देता,
तो अब महासागर से तात्पर्य क्या होता है, विश्व में जितने भी महासागर हैं सभी का बोध होता, विश्व में भी जितने भी महासागर हैं सभी का बोध होता है, यानी संपूर्ण समूह का बोध होता। संपूर्ण समूह का बोध होता तो संज्ञा कौन सी होती, जातिवाचक संज्ञा होती। और जैसे ही आपने बोला हिंद महासागर, तो समूह में से यानी महासागरों में से एक का बोध हो रहा है, तो संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्वेज नहर ना बोलकर केवल मैं क्या लिख देता, नहर लिख देता, मैं क्या लिख देता, नहर लिख देता। अब नहर से क्या है, जितनी भी नहर हैं विश्व में सभी नहरों का बोध होता है, यानी संपूर्ण समूह का बोध होता। संपूर्ण समूह का बोध होता तो संज्ञा कौन सी होती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा होती। लेकिन जैसे ही आपने लिखा स्वेज नहर, तो स्वेज नहर में क्या है, नहरों में से केवल एक नहर का बोध हो रहा है, तो संज्ञा हमने कौन सी करी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करी। मैं यहाँ पर ग्रीष्म ना लिखकर मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर ऋतु। अब ऋतु से क्या है, जैसे ही हमने ऋतु लिखा तो ऋतु से क्या है, जितनी भी हमारी ऋतुएं हैं, यानी 6 जो हमारी ऋतुएं हैं सभी ऋतुओं का बोध हो रहा है। यानी किसका बोध हो रहा है, संपूर्ण समूह का बोध हो रहा है। और अगर संपूर्ण समूह का बोध होता है तो हमारी संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और अगर ऋतुओं में से आपने किसी एक ऋतु का नाम लिया होता तो वो संज्ञा कौन सी मानी जाती, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती। तो दोस्तों जितना मैं जानता हूँ, जैसे कि आपको मैंने समझाया, शायद आपके समझ में आ गया होगा कि हमको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा है उसमें पहचान कैसे करनी है। कि यदि किसी समूह में से एक का बोध किया जाए तो वो संज्ञा तो कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और अगर पूरे संपूर्ण समूह का ही बोध करा रही हो तो वो संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, कोई समूह है, समूह में से अगर एक का बोध हो रहा है तो संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक। और अगर ये पूरे समूह का ही बोध हो रहा है तो संज्ञा हमारी कौन सी है, जातिवाचक। तो दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। अभी हमारा व्यक्तिवाचक जातिवाचक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक समाप्त हो चुका है, जातिवाचक संज्ञा भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके लिए आप आगे की क्लास देखते रहें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो चैनल पर ज़रूर कमेंट्स करके ये हमको बताया जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जिससे मैं आपकी दूसरी क्लास में उसको सॉल्व करवा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।